दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते पूरे वीक के द हिंदू और बाकी न्यूज़पेपर्स के जो भी न्यूज़ होती हैं उनका एनालिसिस करता हूँ और उसके बेस पे जो भी प्रश्न बनते हैं मैं उसको लेकर आपके सामने आता हूँ। दोस्तों, हालांकि लास्ट वीक जो है वो नेपाल में जो जेन जी है उसको लेकर चर्चा में रहा, लेकिन फिर भी कुछ खबरें जो हैं वो चर्चा में रही और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जिनके आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ। तो सबसे पहले तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एक खबर थी कि नागपुर में दो नवजात बच्चों को चूहों ने काट लिया। तो इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने काफी सीरियसली लिया और इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो चर्चा में है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? दोस्तों, ये है वैधानिक निकाय, यानी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसको जितनी भी सरकारें होती हैं वो अपने अपने ढंग से अलग अलग आयोग बनाती हैं या कमीशंस बनाती हैं। तो ये एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी एक इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, ये है 1993। क्लियर? अब यहां पे मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि आप मुझे मैसेज में भेजिएगा कि वर्तमान में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके चेयरपर्सन कौन है? क्लियर? थर्ड प्रश्न है, हु कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी आफ्टर 2019 अमेंडमेंट? 2019 के संशोधन के बाद एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो चलिए ये देखते हैं। ऑप्शन बी, भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्लियर? दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके मेंबर कौन होंगे? एक तो चेयरपर्सन हो गया जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और मेंबर कौन होंगे? एक मेंबर होगा, जैसा आपके सामने है, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे। इसके अलावा 3 मेंबर और होंगे जिनमें एक महिला होनी चाहिए। क्लियर? 3 मेंबर और होंगे जिनमें से एक मेंबर महिला होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से मेंबर्स होंगे तो आप इसको नोट कीजिए। जितने भी चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, मैं कुछ कमीशंस की बात करूंगा, उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी के मेंबर होंगे। पहला है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, सेकंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तीसरा नेशनल कमीशन फॉर विमेन,
चौथा, कमिश्नर ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इनको आप प्लीज नोट कीजिएगा। एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटीज। ये जो जितने भी मैंने आपको कमीशंस के नाम बताए, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, यानी ये ऑटोमेटिकली ही मेंबर होंगे। क्लियर? तो यहां पे आप एक चीज का जरूर आंसर कीजिएगा कि वर्तमान में एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द हाई सीज ट्रीटी is an international agreement on the conservation of sustainable use of marine biological diversity in the areas beyond national jurisdiction. It is also known as High Seas Treaty. राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों के समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है BBNJ, यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? ये जो हाई सी जोन, इसमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। When was the High Seas Treaty formally adopted by United Nations? यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कब अपनाया था? तो दोस्तों इससे पहले कि हम इसके आंसर की ओर बढ़े तो आपको कुछ पॉइंट्स इसके बारे में समझने पड़ेंगे। क्लियर? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये 1982 में शुरू हुआ था। हालांकि इसके साथ बहुत कम देश जुड़े और इसको अगर ऑफिशियली हम बात करें तो इसको 2023 में फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। लेकिन इसके मुख्य बिंदु जो हैं वो यहां पे मैंने आपको दिए हुए हैं। इन सभी के बिंदुओं का बेसिकली निचोड़ क्या है? जितना भी हमारा मरीन सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, मरीन इकोलॉजिकल सिस्टम, तो उसको प्रदूषण से बचाना है। ठीक है? वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि धरती को भी और समुद्र को भी नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर? तो इसी से रिलेटेड ये है। तो ओवरऑल अगर मुझे इसका निचोड़ निकालना है तो यहां पे ये निकालना पड़ेगा कि समुद्र की रक्षा कैसे की जाए। क्लियर है? समुद्र की रक्षा और धरती की रक्षा कैसे की जाए। क्लियर है? तो इसका आंसर देखते हैं। जून 19, 2023 को ट्रीटी वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। हाई सीज ट्रीटी जो है इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा औपचारिक रूप से 19 जून 2023 को अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं यहां से अगले प्रश्न की ओर। High Seas Treaty is aligned with which key conservation goal, which often referred to as 30-30 goal? High Seas Treaty को किस प्रमुख संरक्षण लक्ष्य के साथ संरेखित है जिसके अक्सर 30-30 लक्ष्य कहा जाता है, जिसे अक्सर 30-30 लक्ष्य कहा जाता है? दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जो ये ट्रीटी है बेसिकली धरती और महासागर जितने भी हैं उनको पॉल्यूशन से बचाना है। तो आपके सामने इसका आंसर है 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और 30% महासागरों का संरक्षण करना है। क्लियर?
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाई सीज ट्रीटी किस बड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत एक कार्यान्वयन समझौता है? द हाई सीज ट्रीटी इज एन implementing agreement under which larger international legal framework। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि यूनाइटेड नेशंस का ये प्रोग्राम है, तो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूएन क्लॉज। क्लियर? यहां पे मैं यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म लिख देता हूं। इट इज यूनाइटेड नेशंस, ये सभी को पता होगा, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्लियर? ये है यूएन क्लोज की फुल फॉर्म। क्लियर है? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो स्टेट के एग्जाम्स हों चाहे वो सेंटर के एग्जाम हों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, ये है भील। भील जनजाति जो है वो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Where is the national emblem of India taken from? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? तो दोस्तों अभी तक आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर, अशोक स्तंभ सारनाथ। ये जो अशोक स्तंभ है सारनाथ में, ये किंग अशोक ने बनाया था जब उसने बुद्ध धर्म को अपनाया था। जैसा कि आप जानते हैं, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है वो बड़ा दुखी हुआ था और उसने इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के लिए उसने अलग अलग स्तंभ बनाए, जिनमें एक है अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है। और ये अशोक स्तंभ जो है वाराणसी के साथ में ही है। तो यहां से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, नेशनल एम्बलम। डन? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, फ्रॉम विच उपनिषद इज द मोटो ऑफ सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम? राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसको जरा चेक कीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। आपका समय समाप्त होता है। चलिए देखते हैं, मुंडक उपनिषद। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें पुलिस के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर? अब यहां पे मेरा एक प्रश्न है आपके लिए कि हमारे वेद कितने हैं, हमारे उपनिषद कितने हैं? तो ये आपको बताना है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द तीवा ट्राइब मेनली फाउंड? दोस्तों पिछले वीडियो में भी ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एसएससी और यूपीएससी के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए देखते हैं,
तो ये है असम और मेघालय। क्लियर? अब ये चर्चा में क्यों था? तो ये चर्चा में इसलिए था, which is the most important and ancient festival of Tiwa tribe known for barter system। दोस्तों वर्तमान में हम कोई भी आज की तारीख में वर्तमान में कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, रुपए की जरूरत होती है। लेकिन ये आज भी एक फेस्टिवल है जहां पे बार्टर सिस्टम है, यानी एक वस्तु के बदले आपको दूसरी वस्तु मिल जाएगी। क्लियर? तो ये इसीलिए चर्चा में था और इसी पे बेस्ड प्रश्न है, तीवा जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहार कौन सा है जो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित है? तो दोस्तों ये है जॉन बिल मेला। आज भी इस मेले में अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। क्लियर? आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मेले का याद रखना है, आपको ट्राइब भी याद रखनी है और आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा ऐसी ट्राइब है जहां पे अभी भी बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल है। क्लियर? चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा 13वां प्रश्न है, इन विच ईयर द इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम agreement was signed under which कच्चा तीवू आइलैंड was handed over to श्रीलंका। दोस्तों ये जो कच्चा तीवू आइलैंड है ये बेसिकली 2024 के जब इलेक्शन हुए तब ये काफी चर्चा में आया, क्योंकि यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में तमिलनाडु में, उन्होंने इस प्रश्न को उठाया कि कच्चा तीवू जो है ये कांग्रेस द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दोस्तों ये कच्चा तीवू आइलैंड जो है इस पे कोई नहीं रहता। ठीक है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्थित है। तो अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो कच्चा तीवू श्रीलंका हमेशा क्लेम करता रहा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका जो थे वो दोनों ही अंग्रेजों के अधीन थे। तो श्रीलंका ने हमेशा ये क्लेम किया कि ये कच्चा तीवू आइलैंड जो है ये श्रीलंका के अधीन है। तो ये डिस्प्यूट काफी चलता रहा। लेकिन यहां पे एक हिस्टोरिकल क्योंकि भारत की ये पॉलिसी है नेबर फर्स्ट। ठीक है, वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में तो जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो तो बुरी तरह से हिली हुई है। आई डोंट नो कि फॉरेन पॉलिसी में आज की तारीख में एस जयशंकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि नेबर फर्स्ट। वैसे भी दोस्तों अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। क्लियर? लेकिन वर्तमान में भारत ने सभी पड़ोसियों से जो रिश्ते हैं वो बिगाड़ रखे हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो 1974 में ये समझौता हुआ था। यहां पे बहुत एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया में फैलाई जाती है, जिसमें भारत का जो मीडिया है वो भी पीछे नहीं है। ठीक है, इसीलिए शायद पूरी जिंदगी में मुझे गोदी मीडिया टर्म जो है ये पहली बार सुनने को मिल रही है। सच्चाई ये है, जब ये समझौता हुआ तो यहां पे नेबर फर्स्ट पॉलिसी पहली चीज। सेकंड, यहां श्रीलंका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ तो ये डिसाइड किया गया था कि कच्चा तीवू में सिर्फ एक चर्च है और तमिलनाडु से 14 नॉटिकल माइल्स की 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे स्थित है। क्लियर? अब यहां पे कोई नहीं रहता, तो यहां पे एक एग्रीमेंट हुआ कि भारत के मछुआरे जब भी मछली पकड़ने जाएंगे तो वो कच्चा तीवू पे आराम कर सकते हैं। वहां पे जाने के लिए
उनको किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? 1976 में, 1974 में तो ये एग्रीमेंट हुआ, 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ जहां पे, क्योंकि हर एक देश की एक सीमा होती है, ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हर एक देश का एक क्षेत्रफल है, इसी तरह से समुद्र को लेके भी एक सीमा है। क्लियर है? तो यहां भारत ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भारत के मछुआरे एक पर्टिकुलर एरिया तक जाकर वो मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनका जो फॉलोअप होता है वो बहुत जरूरी होता है, तो यहां पे फॉलोअप नहीं हुआ और भारत के मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने गलत आधार पर पकड़ लिया और उसी से ये मामला जो है आजकल चर्चा में है। क्लियर? तो भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री समझौता जो हुआ वो 1974 हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली कच्चा टीबू जो है वो दे दिया गया श्रीलंका को। डन? आई होप ये सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाक स्ट्रेट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका मेनली सेंटर्स ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। तो यहां पे दोस्तों सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या बनते हैं, यहां पे अगर आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है पाक स्ट्रेट। क्लियर? तो प्रश्न यहां से बनते हैं कि पाक स्ट्रेट जो है वो किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। क्लियर? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे जो डिस्प्यूट हुआ वो किस कारण हुआ, वो हुआ मत्स्य पालन और समुद्री सीमा के बीच में। समुद्री सीमा के बारे में मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मत्स्य पालन दोस्तों, इंडिया का जो हम बात करें सी फूड की बहुत एक बड़ी मार्केट है जिसपे अमेरिका ने अभी टैरिफ भी लगा दिया। क्लियर है? तो बहुत सारे मछुआरे जो है वो मत्स्य पालन यानी फिशिंग पे डिपेंड रहते हैं। अब यहां पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में बेसिकली डिस्प्यूट क्या हुआ, क्योंकि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे जो सी लेवल है, जो ऊपर का लेवल है, जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो एक पर्टिकुलर जो नेट होते हैं, जाल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया के मछुआरों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और बॉटम फिशिंग करनी शुरू कर दी। तो यहां पे श्रीलंका को लगा कि मेन जो निचोड़ है, मतलब मलाई जो है वो तो इंडिया के मछुआरे लेके जा रहे हैं, तो इसी से ये जो डिस्प्यूट है वो शुरू हुआ। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सेपरेशन पावर्स अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है? दोस्तों, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक केस दायर हो रखा है कि वो जो वोटर लिस्ट है वो ठीक ढंग से नहीं बना रही है, और वो केस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी ना करिए। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो न्यायालय है यानी कोर्ट है, जुडिशरी है, उसकी पावर्स अलग हैं, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है और लेजिस्लेटिव की पावर अलग है। क्लियर? और तीनों ही एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहां पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी जो है वो उनके कार्य प्रणाली में बाधा नहीं डाल सकती। तो
ये जो अनुच्छेद है, जो भारत सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। क्लियर? तो यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्या। 16वां प्रश्न है, अपार्ट फ्रॉम चाइना विच कंट्री क्लेम्स ह्यूंग्यान आइलैंड। ह्यूंग्यान द्वीप पर चीन के अलावा कौन सा देश अपना दावा दर्ज करता है, तो वो है फिलीपींस। दोस्तों, ये जो आइलैंड है ये हमेशा से ही बोन ऑफ कंटेंशन यानी एक झगड़े की जड़ रहा है, जहां पे फिलीपींस भी क्लेम करता है ये उसके अंडर है और चाइना भी क्लेम करता है ये उसके अंडर है। वर्तमान में चाइना इसको कंट्रोल करता है क्योंकि वो पावरफुल है। माइट इज राइट। ठीक है, अब यहां पे डिस्प्यूट क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि चाइना ने इस आइलैंड को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ठीक है, तो फिलीपींस जो है उसने इस बात से ऑब्जेक्शन की, तो इसीलिए ये चर्चा में था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन कंपोनेंट ऑफ ज्ञान भारतम मिशन। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले वीडियोस में मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूं कि सितंबर में भारत में जो ज्ञान भारतम मिशन होना है, बेसिकली जितनी भी इंडिया की प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये एक मिशन चलाया जा रहा है, ज्ञान भारतम मिशन। तो यहां प्रश्न है कि कौन सा मुख्य घटक नहीं है, तो दोस्तों ये है आधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जितनी भी इंडिया की इंस्क्रिप्शंस है उसको डिजिटल बनाने के लिए ये प्रोग्राम चला हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण यानी उनको एनालाइज किया जाएगा, उनका सर्वे किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। नाजुक ग्रंथ, क्योंकि जो पेपर होगा या जितनी भी हमारी पांडुलिपियां लिखी गई हैं समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, तो उनको कंजर्व भी करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न के। व्हाट पोजीशन डिड परवाणु गेट इन द नेशनल क्लीन एयर सर्वे 2025। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में परवाणु को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों, अभी जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें परवाणु को सेकंड पोजीशन मिली है। पहली पोजीशन जो मिली है वो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है देवास को प्रथम स्थान मिला है और परवाणु को सेकंड पोजीशन मिली है। क्लियर? सोचने की बात यह है कि परवाणु जो है वो हिमाचल का एक इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, तो यहां पे खूब पॉल्यूशन था। अगर हम 5 साल पहले की बात करें, तो अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो यहां पे खूब पॉल्यूशन था, लेकिन यहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी स्टेप्स उठाए, जिसके बाद यहां जो परवाणु वर्तमान में है वो परवाणु के लोगों के लिए लंग्स का काम कर रहा है, फेफड़ों का काम कर रहा है। क्लियर है? इसी सर्वे से रिलेटेड और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In the category 1 of the National Clean Air Survey, which city ranked first in the list of cities with population of more than 10 lakhs? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा? दोस्तों, ये है इंदौर। दोस्तों, 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक, जहां पे 10 लाख से अधिक लोग हैं। दूसरा, जहां पे 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के लोग हैं, तो 3 लाख से 10 लाख तक के लोग हैं।
और तीसरा है 3 लाख तक के लोग। तो ये 3 कैटेगरीज है। क्लियर है? तो 3 लाख की कैटेगरी में परमाणु और 10 लाख से ऊपर की आबादी में इंदौर प्रथम स्थान पर है। और अगला प्रश्न इसी कैटेगरी में है, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन कैटेगरी 2 पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख? किस शहर ने श्रेणी 2 3 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में पहला स्थान स्थापित किया? तो दोस्तों ये है अमरावती। अमरावती यानी तेलंगाना। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, विच एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन इज नोन इज कॉल्ड अ ब्लड मून? एक रक्त चंद्र, ब्लड मून किस खगोलीय घटना को कहते हैं? जैसे आपको पता है पिछले ही हफ्ते जो चंद्र ग्रहण है वो हुआ, तो इसी को ब्लड मून भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह है पूर्ण चंद्र ग्रहण। दोस्तों आपने विबग्योर के नाम जरूर सुना होगा। विबग्योर, ठीक है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं। विबग्योर, जहां पे V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड्स फॉर रेड। क्लियर? अब बेसिकली ये जो ब्लड मून होता है इसमें प्रिंसिपल जो काम करेगा, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूं बिकॉज यहां पे नहीं आ पाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो घटना होती है, ठीक है, फुल मून यानी ब्लड मून, इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है वो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिलेज। रिले प्रिंसिपल, यहां पे ये सिद्धांत लागू होता है। क्लियर? क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है, जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो लो है। इसका मतलब वो हाईली स्कैटर्ड होगा। हाईली स्कैटर्ड होगा यानी वो ज्यादा फैलेगा। इसीलिए हमें आसमान का कलर जो है वो नीला दिखाई देता है। क्लियर? लेकिन रेड कलर जो है, रेड कलर जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो हाई है। क्लियर? इसलिए यहां पे लो स्कैटरिंग है। लो स्कैटरिंग यानी वो फैलता नहीं है, और इसी वजह से जो चंद्रमा है वो हमें लाल दिखाई देता है। क्लियर? तो इसीलिए इसको ब्लड मून भी कहते हैं। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुशीला कार्की हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? जैसा मैंने आपको बताया कि पिछला हफ्ता जो है वो पूरे का पूरा मीडिया जो है वो कंसंट्रेटेड था नेपाल पे, कि वहां पे जेन जी रेवोल्यूशन ये हुई। तो दोस्तों मुझे अपने अपने
जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जनरेशन जरूर बताइएगा, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर हम 2000 के बाद की बात करें, जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, वो जेन जी कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के में जरूर बताएं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्लियर? तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेपाल में ये हुआ, तो सुशीला कार्की को हाल ही में नेपाल का एक अंतरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, यानी एक टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और यहाँ पे सुशीला कार्की ने ये अनाउंस किया है कि मार्च में यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद एक चुनी हुई सरकार को जो है प्रशासन चलाने के लिए मिलेगा। फिर दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तारीख है 15। तो क्वेश्चन है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये है 14 सितंबर। पिछले कल था 14 सितंबर, और क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक के करंट अफेयर्स, तो ये बन जाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो दोस्तों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, ये मैं टाइम एंड अगेन इस चीज को रिपीट करता हूं, कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मैसेज बॉक्स में उसको जरूर बताइए। क्लियर? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। और अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है, जो मैंने आपको बताया था पिछले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो है क्विज ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो अगला वीडियो जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 आने वाला है। तो उसकी तैयारी कीजिए, उसको भी ट्राई कीजिए, और जो पहला वीडियो मैंने डाला है उसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, और जितने भी आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है? तो चलिए, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।